72 एडी में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। वासुमित्र ने इसको प्रिसाइड किया। फोर्थ काउंसिल इंपॉर्टेंट रही क्योंकि इसी काउंसिल में बुद्धिज्म 2 सेक्ट्स महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया। दोस्तों, आज बुद्धिज्म हजारों सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट्स में डिवाइडेड है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल्स और उनकी बेसिक आइडियोलॉजी को समझते हैं। स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। महायान, इसका लिटरल मीनिंग है ग्रेट व्हीकल। इसके अंतर्गत बुद्ध को गॉड की श्रेणी में रखा गया। बुद्ध की आइडल वर्शिप को इंपॉर्टेंस दी गई। महायान बुद्धिज्म नॉर्थ इंडिया और कश्मीर में ओरिजिनेट हुआ और बाद में सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ। चाइना, कोरिया, तिब्बत और जापान में इस बुद्धिस्ट स्कूल को फॉलो किया जाता है। हीनयान, इसका लिटरल मीनिंग है लेसर व्हीकल। इसमें बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स पर स्ट्रेस दिया गया। आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया गया। सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू इंडिविजुअल सैल्वेशन को पाने की बात कही गई। थेरावड़ा हीनयान स्कूल का ही सेक्ट है। ओरिजिनल बुद्ध टीचिंग्स के सबसे करीब इसको माना जाता है। श्रीलंका में इसका डेवलपमेंट हुआ और वहां से साउथ ईस्ट एशिया में इसका स्प्रेड हुआ। कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में यह डोमिनेंट है। वज्रायन यानी द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है। 900 सीई में इंडिया में यह स्टार्ट हुआ। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोगों को ही इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके काफी स्ट्रिक्ट रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। अब एक नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स पर। मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। बुद्ध की टीचिंग्स ओरल थी, जिसको संघ के मेंबर्स ने मेमोराइज किया और स्पेशल ओकेजन्स में रिसाइट किया। फर्स्ट काउंसिल में 3 पिटकास में इसको डिवाइड किया गया और 25 बीसी में पाली लैंग्वेज में इनको लिखा गया। पहला विनया पिटका, इसमें मंक्स और नन्स के लिए रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट और मोनास्टिक लाइफ में फॉलो किए जाने वाले डिसिप्लिन को मेंशन किया गया है। दूसरा सुत्त पिटका, इसमें बुद्ध की मेन टीचिंग्स यानी धम्म को एक्सप्लेन किया गया है। इसको 5 निकायस में डिवाइड किया गया है। दिघा निकाया, अंगुत्तरा निकाया, खुद्दका निकाया, संयुत्त निकाया और मध्यमा निकाया। तीसरा है अभिधम्म पिटका, इसमें मंक्स की टीचिंग्स का फिलोसॉफिकल एनालिसिस दिया गया है। इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं, जैसे दिव्या वंदना, दीपावंसा, महावंसा, मिलिंद पन्हा एटसेट्रा। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि बुद्धिज्म इंडिया से डिसअपीयर हो गया, लेकिन यह किन कारणों की वजह से हुआ, आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। 12th सेंचुरी के अंत तक बुद्धिज्म इंडिया से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया। दोस्तों, कोई भी रिलीजन स्टार्ट होने का बेसिक कारण स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म होती है, लेकिन समय के साथ वो रिचुअल्स और सेरेमनीज के सामने झुक जाता है। ब्राह्मणिज्म्स के जिन ईविल से लड़ाई लड़ते हुए बुद्धिज्म का राइज हुआ था, वही उसके डिक्लाइन का कारण बना। बुद्धिस्ट चैलेंज से लड़ने के लिए ब्राह्मण्स ने अपने रिलीजन को रिफॉर्म किया। उन्होंने कैटल वेल्थ को प्रिजर्व करने की बात कही और वुमेन और शूद्रास को हेवन में एडमिशन का अश्योरेंस दिया। बुद्धिस्ट मंक्स धीरे धीरे मेन स्ट्रीम लोगों से कट ऑफ होते चले गए। उन्होंने कॉमन पीपल की लैंग्वेज यानी पाली को अबैंडन कर दिया और संस्कृत को अपना लिया, जो कि इंटेलेक्चुअल्स की लैंग्वेज थी। 1st सेंचुरी के बाद से ही मंक्स ने आइडल वर्शिप प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। रिच ऑफरिंग्स और रॉयल ग्रांट्स के चलते बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के मंक्स की लाइफ इजी हो गई। कुछ मॉनेस्ट्रीज जैसे नालंदा ने करीब 200 विलेजेस से रेवेन्यू कलेक्ट करना चालू कर दिया। 7th सेंचुरी तक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज ईज लविंग लोगों के डोमिनेशन में आ गई और गौतम बुद्ध ने जिन करप्ट प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट किया, उसी का सेंटर बन गई। इस नए तरह के बुद्धिज्म को वज्रायन बोला गया। ब्राह्मण रूलर पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिस्ट्स को परसिक्यूट किया। इसी तरह के कई इंस्टेंसेस हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। हुन किंग मिहिर कुल ने हंड्रेड्स ऑफ बुद्धिस्ट्स को मार दिया। शशांक ऑफ गौड़ा ने बोधि ट्री को गिरवा दिया, जहां बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिला। ट्रैवलर हुएन सैंग के अनुसार करीब 1600 स्तूपास को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और हजारों मंक्स और फॉलोअर्स को मार दिया गया।
साउथ इंडिया में शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स ने अर्ली मिडीवल एरा में जैन और बुद्धिस्ट दोनों को ही अपोज किया। इन कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते बुद्धिज्म वीक हो गया। मॉनेस्ट्रीज के रिच होने के बाद टर्किश इन्वेडर्स स्पेशली इन्हीं को टारगेट करने लगे। उन्होंने मॉनेस्ट्रीज को लूटा और बुद्धिस्ट की एक बड़ी संख्या को मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं सब कारणों से 12th सेंचुरी तक बुद्धिज्म इंडिया से वर्चुअली डिसअपीयर हो गया। लेकिन डिसअपीयर होने के बावजूद बुद्धिज्म ने इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी पर अपनी छाप छोड़ी। आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में सिग्निफिकेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। पहले बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी पे बुद्धिज्म के व्यूज की। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आयरन प्लाउ शेयर बेस्ड एग्रीकल्चर, ट्रेडर्स और कॉइन्स के कारण ट्रेडर्स और नोबल्स ने अच्छी खासी वेल्थ जोड़ ली थी। इसके कारण सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्रिएट हो गई। बुद्धिज्म ने लोगों को वेल्थ न अक्यूमुलेट करने की हिदायत दी। बुद्धिज्म के अनुसार पॉवर्टी से हेट्रेड, क्रूअल्टी और वायलेंस जन्म लेता है, इसीलिए पॉवर्टी का खत्म होना जरूरी है। अब बात करते हैं वर्ण क्लासिफिकेशन के बेसिस की। बुद्धिज्म के हिसाब से वर्ण क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल एक्शन और क्वालिटीज पर बेस्ड था, अनलाइक ब्राह्मणिज्म जिनके लिए वर्ण क्लासिफिकेशन बर्थ पर बेस्ड था। अनडाउटेडली बुद्धिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव था सैल्वेशन ऑफ द इंडिविजुअल और निर्वाणा। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन एंड शूद्रस की। बुद्धिज्म का वुमेन और शूद्रस के लिए ओपन होना सोसाइटी पर एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि वुमेन और शूद्रस को हमेशा ही सेम कैटेगरी में रखा जाता था। ब्राह्मणिज्म में उन्हें वैदिक टेक्स्ट्स पढ़ने और सीक्रेट थ्रेड को पहनने की आजादी। बुद्ध ने ह्यूमन मिजरी को एलिमिनेट करने के लिए 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिका मार्ग को रेकमेंड किया। 3rd सेंचुरी बीसी के एक टेक्स्ट में इस पाथ का मेंशन किया गया है। इस 8 फोल्ड पाथ में इंक्लूडेड है राइट ऑब्जर्वेशन यानी सम्यक दृष्टि, राइट डिटर्मिनेशन यानी सम्यक संकल्प, राइट स्पीच यानी सम्यक वाणी, राइट एक्शन यानी सम्यक कर्मांत, राइट लाइवलीहुड यानी सम्यक आजीविका, राइट एफर्ट यानी सम्यक व्यायाम, राइट अवेयरनेस यानी सम्यक स्मृति और राइट कंसर्न यानी सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार यदि मनुष्य इस 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेगा तो वो अपने आप को रिचुअल्स को फॉलो करने की नेसेसिटीज से दूर रख पाएगा और निर्वाणा की ओर अग्रसर हो पाएगा, और ऐसा करके वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन को पाने में सक्सेसफुल हो पाएगा। बुद्ध की सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज में से एक थी मिडिल पाथ। इसके हिसाब से इंसान को लग्जरी और ऑस्टेरिटी यानी तपस्वी जीवन के बीच में रहने के उपदेश दिए। दोनों ही चीजें एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। यही फिलॉसफी बुद्ध को महावीर से अलग बनाती है, जहां महावीर ने स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी को फॉलो करने को कहा। बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बनाया। उसके प्रिंसिपल टेनेट्स कुछ इस प्रकार थे: डू नॉट कमिट वायलेंस यानी हिंसा मत करो, डू नॉट कवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स यानी दूसरों की संपत्ति की कामना मत करो, डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स यानी मादक द्रव्यों का प्रयोग मत करो, डू नॉट टेल अ लाई यानी झूठ मत बोलो, डू नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट एंड एडल्ट्री यानी व्यभिचार से दूर रहें। आप देखेंगे कि ये टीचिंग्स हमें जैनिज्म में और बाकी सभी रिलीजन्स में भी देखने को मिलती हैं। बुद्ध के अनुसार हर इंसान खुद ही अपनी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फीचर बुद्धिज्म के इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट को दर्शाता है। दोस्तों, जैनिज्म और बुद्धिज्म इसी दौर में राइज हुए, तो एक नजर डालते हैं दोनों के डॉक्ट्रिन्स के डिफरेंसेस में। कंपैरिजन विद जैनिज्म। बुद्धिज्म साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में बिलीव करता है, जो कि सिर्फ निर्वाणा यानी एनलाइटनमेंट से ब्रेक हो सकता है, जबकि जैनिज्म इंसान के गुड और बैड डीड्स के हिसाब से चलता रहेगा जब तक लिबरेशन अचीव नहीं होता। बुद्धिज्म में सिन को डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि जैनिज्म में दूसरों को हार्म पहुंचाना सिन बताया गया है। बुद्धिस्ट टीचिंग के अनुसार लाइफ को सफरिंग बताया गया है, जो डिजायर्स के कारण उत्पन्न होती हैं। 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके इंसान इससे बच सकता है। जैनिज्म सभी लिविंग बींग्स की रिस्पेक्ट पर स्ट्रेस करता है और लिबरेशन का माध्यम 5 वाउज बताए गए हैं। बुद्धिज्म के 2 मेन सेक्ट्स हैं, महायान और हीनयान।
जैनिज्म के दो मेन सेक्ट्स हैं, श्वेतांबरस एंड दिगंबरस। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुद्धिज्म के फीचर्स, और यह भी देखेंगे कि किस तरह बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड कॉजेज ऑफ इट्स स्प्रेड। बुद्धिज्म ने गॉड और सोल के एग्जिस्टेंस को डिनाई किया, और यह फीचर इंडियन रिलीजन्स की हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन की तरह देखा जा सकता है। बुद्धिज्म ने वर्ण सिस्टम को अटैक किया, जिसके कारण वो लोअर स्ट्रेटा के लोगों से अटैच हो पाया। इसमें शुरुआती दौर में किसी भी तरह के फिलोसॉफिकल डिस्कशन को इनकरेज नहीं किया गया, जिसके चलते आम आदमी इससे अट्रैक्ट हुए। ब्राह्मणिज्म के कंपैरिजन में बुद्धिज्म लिबरल और डेमोक्रेटिक रिलीजन के तौर पर उभर कर आया। बुद्धिज्म ने पर्टिकुलरली नॉन वैदिक एरियाज के लोगों को अपील किया। बुद्ध की पर्सनालिटी और उनकी प्रीचिंग के मेथड्स के कारण बुद्धिज्म का स्प्रेड काफी तेजी से हुआ। उन्होंने ईविल को गुडनेस से और हेट्रेड को लव से फाइट करने की बात कही। विट और प्रेजेंस ऑफ माइंड से उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को टैकल किया। पाली लैंग्वेज, जो कि प्राकृत लैंग्वेज का एक टाइप है, उसने कॉमन लोगों के बीच बुद्धिज्म के स्प्रेड में कंट्रीब्यूट किया। और बुद्ध ने रिलीजियस ऑर्डर यानी संघ को ऑर्गेनाइज किया, जो हर तरह की कास्ट, क्रीड और सेक्स के लोगों के लिए खुला था। इन बुद्धिस्ट ऑर्डर्स यानी संघ में विमेन को भी मेन के बराबर का अधिकार मिला। स्लेव्स केवल अपने मास्टर्स की परमिशन के बाद ही ज्वाइन कर सकते थे। संघ को ज्वाइन करने के लिए कॉन्टिनेंस यानी संयम, पॉवर्टी और फेथ होना जरूरी था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म के 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग और संघ की मदद से बुद्धिज्म बहुत तेजी से प्रोग्रेस करने लगा। मगध, कौशाल और कौशांबी जैसे कई रिपब्लिकन स्टेट्स के रूलर्स और वहां के लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया। बुद्ध की डेथ के 200 साल बाद अशोक ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया। अशोक ने अपनी मिशनरी एक्टिविटीज से बुद्धिज्म को सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और श्रीलंका तक पहुंचाया और बुद्धिज्म को एक वर्ल्ड रिलीजन बना दिया। बुद्धिज्म का ओरिजिन जरूर इंडिया में रहा, पर यह इंडिया से डिसअपियर हो गया, लेकिन साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की डेथ के बाद उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया। आगे चलकर टोटल 4 काउंसिल्स बुद्धिज्म में हुई। इन काउंसिल्स पर एक नजर डालते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल्स। फर्स्ट काउंसिल किंग अजात शत्रु के पेट्रोनेज में 483 बीसी में हुई। मंक महाकश्यपा ने इसको प्रिसाइड किया। राजगृह के सत्तपानी केव में यह काउंसिल हुई। बुद्ध की टीचिंग्स यानी सुत्त को प्रिजर्व करने और डिसाइपल्स के रूल्स बनाने के लिए यह काउंसिल हुई। इसी काउंसिल में बुद्ध की टीचिंग्स को 3 पिटकास में डिवाइड किया गया। सेकेंड काउंसिल किंग कालाशोका के पेट्रोनेज में वैशाली में 383 बीसी में हुई। इसको सबाकमी ने प्रिसाइड किया। थर्ड काउंसिल किंग अशोका के पेट्रोनेज में 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र तिस्सा ने इसको प्रिसाइड किया। फोर्थ काउंसिल कुषाण टेम्पल के किंग। आज मैं आपको ऐसे समय से अवगत कराने वाला हूं जिसे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का वाटरशेड मोमेंट बोला जा सकता है। यह कहानी है 6th और 5th सेंचुरी बीसी की, जब नॉर्थ इंडिया के गंगा यमुना के अपर दोआब में आर्यन कल्चर अपने पीक पर पहुंच चुका था। दोस्तों, जैनिज्म के लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार इस दौर में कई तरह के रिलीजियस सेक्ट्स का राइज हुआ। हमने देखा कैसे सोसाइटी की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस किसी भी रिलीजन के राइज होने का प्राइमरी कारण होती हैं। इन रिलीजियस सेक्ट्स में से जैनिज्म के साथ बुद्धिज्म ऐसा दूसरा सेक्ट था जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वाइडली स्प्रेड हो पाया। इंडिया में ही नहीं, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस आज आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। कंपैरिजन के तौर पर देखें तो जैनिज्म इंडिया में ही कन्फाइंड होकर रह गया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं डिस्कशन बुद्धिज्म के कॉजेज ऑफ ओरिजिन से। कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म। दोस्तों, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म लगभग एक ही समय पर राइज हुए, इसलिए दोनों के ओरिजिन के कॉजेज भी सेम ही थे। संक्षिप्त में देखें तो लेटर वैदिक कल्चर में वर्ण सिस्टम का रिजिड स्ट्रक्चर और बर्थ पर बेस्ड होना न्यू रिलीजन्स के राइज का एक कारण बना। दूसरा और सबसे मेन कॉज था
मिड गैंजेटिक प्लेन्स में वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी का राइज होना। तीसरा, कॉइन्स के यूज से ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा, जिससे वैश्याज का सोसाइटी में इंपॉर्टेंस बढ़ता गया और वो अपनी सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए नए रिलीजन्स की ओर आकर्षित हुए। और फाइनली, सोसाइटी के कंजर्वेटिव लोग पुरानी लाइफस्टाइल की मांग करने लगे। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को आप डिटेल में जैनिज्म के वीडियो से कवर कर सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध महावीर के कंटेम्पररी थे। उन्हें सिद्धार्थ और शाक्य मुनि के नामों से भी जाना जाता है। एक ट्रेडिशन के अनुसार उनका बर्थ 567 बीसी में एक शाक्य क्षत्रिय फैमिली में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में है। यह जगह आज यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से कुछ ही दूरी पर है। गौतम बुद्ध के फादर शुद्धोदन कपिलवस्तु के एक इलेक्टेड लीडर माने जाते हैं, जो शाक्य क्लैन के हेड थे। उनकी मदर माया देवी कोशलान डायनेस्टी की एक प्रिंसेस थी। इससे ये साफ है कि बुद्ध एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और एक रिपब्लिक स्टेट में रहने के कारण इगैलिटेरियन बिलीफ्स यानी समान अधिकारवादी थे। बचपन से ही उनका मेडिटेशन से बड़ा लगाव था। उनकी मैरिज अर्ली एज में ही हो गई थी, लेकिन उन्हें कभी मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहा। यहां पर 4 साइट्स के फेमस इंसिडेंट का जिक्र आता है। बचपन की एक भविष्यवाणी में कहा गया कि सिद्धार्थ या तो बुद्ध बनेंगे या फिर एक ग्रेट किंग। अब उनके फादर ने उनको ग्रेट किंग बनने की मंशा रखते हुए उन्हें पैलेस की लग्जरी में बंद करके रखा। 29 साल की एज में जब पहली बार वो अपनी पैलेस से बाहर निकले तो उन्हें 4 सीन्स दिखाई दिए। पहले, उन्हें एक ओल्ड पर्सन दिखाई दिया जिसने उन्हें एजिंग के कॉन्सिक्वेंसेस से अवगत कराया। दूसरे सीन में उन्हें एक सिक पर्सन मिला जिसको कोई डिजीज थी। उसने ये बताया कि सारे ह्यूमन बीइंग्स को डिजीज और पेन होना निश्चित है। तीसरे सीन में उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई दी। उनके चैरियटियर ने उन्हें बताया कि डेथ को रोकना इंसान के लिए नामुमकिन है। चौथा सीन एक एसेटिक यानी तपस्वी का था, जिसने अपने आप को ह्यूमन सफरिंग सर्च करने में डिवोट किया हुआ था। इन 4 साइट्स के बाद ही उन्हें ह्यूमन सफरिंग को खत्म करने और रीबर्थ की साइकिल से फ्री होने की प्रेरणा मिली। 29 साल की एज में ही उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। समाज के लोगों में फैली मिजरी से वो काफी इन्फ्लुएंस्ड थे और उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे। 7 साल तक वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहे और 35 साल की एज में उन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट को पाया। इसी कारण से जगह का नाम बोध गया पड़ा, जो कि आज बिहार में है। इसी के बाद उनको द इनलाइटेंड वन यानी बुद्ध कहा जाने लगा। अपनी इस लंबी जर्नी में उन्होंने लोगों से अपने आइडियाज शेयर करना चालू किया, जिसे सर्मन कहते हैं। पहला सर्मन उन्होंने सारनाथ बनारस में दिया। उनकी फिजिक काफी स्ट्रांग थी, जिसके कारण वो एक दिन में ही काफी लंबी जर्नी कर पाते थे। सिर्फ बारिश के सीजन को छोड़कर वो लगातार घूमते रहते, मेडिटेट करते और प्रीच करते रहते थे। 40 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। इस दौरान उन्हें दूसरे सेक्ट्स के सपोर्टर्स जैसे ब्राह्मण्स भी मिले, जिनको उन्होंने आसानी से डिबेट्स में डिफीट किया। उनकी मिशनरी एक्टिविटीज ने कभी भी रिच और पुअर, हाई और लो, मैन और वुमन में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, जो उनके इगैलिटेरियन बिलीफ्स का एक एग्जाम्पल है। 487 बीसी में कुशीनगर में 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। ये जगह आज ईस्टर्न यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के कसिया नाम के विलेज में है। यहां यह जानना जरूरी है कि 6th सेंचुरी बीसी में बुद्ध के एग्जिस्टेंस का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। कौशांबी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली और राजगृह जैसी सिटीज जिनमें बुद्ध की प्रेजेंस का दावा किया जाता है, वो सभी 5th सेंचुरी बीसी के बाद ही अर्बनाइज हो पाई। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुद्धिज्म की डॉक्ट्रिन्स की। डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध वास्तव में एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने उस समय की सोसाइटी की रियलिटीज को एक्सेप्ट किया और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने खुद को समाज की सामान्य समस्याओं से जोड़ा, जो लोग डेली लाइफ में सफर कर रहे थे। उनका यह मानना था कि वर्ल्ड सौरो यानी कि शोक से भरा हुआ है
और लोगों की सफरिंग का मेन कारण उनकी डिजायर्स हैं। यदि इन डिजायर्स को कॉन्कर कर लिया जाए तो इंसान निर्वाणा को पा लेता है, जिसके बाद वो बर्थ और डेथ के साइकिल से फ्री हो जाता है। उनका कहना था कि निर्वाणा कोई प्लेस नहीं है जहां पहुंचा जा सकता है, बल्कि ये एक एक्सपीरियंस है जिसको इसी लाइफ में पाया जा सकता है। बुद्धिज्म में कोई भी सुप्रीम डेटी या गॉड को इस्टेब्लिश नहीं किया गया।